हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के सॉल्व कर लिए थे और जो अंतिम के 4 क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया हुआ था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप अपना काम कर चुके होंगे। तो वो पूरे जो 4 बचे हुए क्वेश्चन है वो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं और उसके अतिरिक्त है ना, आपको जो स्टडी मटेरियल सेक्शन में इस चैप्टर के नोट्स में जो भी अन्य क्वेश्चन मिलेंगे उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिया गया था। और वो क्वेश्चन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 27, 28, 29 और 30 ये 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को आज हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 29 तक आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है और अंतिम के 3 मूल प्रश्न क्या किए गए हैं, बदल दिए गए हैं। तो इसको हम अभी रीड करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, 6 गर्ल्स हैं P, T, Z, S, J और R एक वृत्त में बैठी हुई है। वृत्त में बैठी हुई कहने का मतलब क्या है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, अब आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है P का मुंह T की ओर है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, P का मुंह T की ओर है, तो ये दोनों आमने सामने बैठ गए। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है T Z के राइट और S के लेफ्ट में है। ठीक है, T जो है Z के राइट और S के लेफ्ट में है और कनेक्टिंग वर्ड क्या है यहाँ पे, और कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है टी के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, ये और जो का जो फर्क रहता है मतलब एंड और हु की कनेक्टिविटी, इसका फर्क मैं आपको ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से बताते आ रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक इन चीजों में फर्क करना आप सीख गए होंगे। आगे लिखा हुआ है एस आर के लेफ्ट पे तथा जे पी के राइट में है। अब उसके बाद में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, म्यूचुअल इंटरचेंजिंग ऑफ प्लेसेस हो रहे हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अरेंजमेंट है हमारा सर्कुलर, तो एक मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहां से शुरू है, P का मुख T की ओर है, तो मैं मान लेता हूं कि P और T कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं, जिसमें इसको मैं मान लेता हूं T, इसको मैं मान लेता हूं P। आगे देखिए, T Z के राइट तथा S के लेफ्ट में है। 6 सीट का अरेंजमेंट आपको पता है सर्कुलर में कैसे करना होता है। तो ये 6 लोग कुछ इस प्रकार से बैठेंगे। अब वापस वो लाइन पढ़िए, टी किसके राइट में होना चाहिए, जेड के राइट में होना चाहिए, तो जेड के राइट में टी हो गया। टी किसके लेफ्ट में होना चाहिए, एस के लेफ्ट में होना चाहिए, तो टी एस के लेफ्ट में हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद एस आर के बाएं, एस जो है आर के बाएं है, बाएं कहने का मतलब लेफ्ट में है। अब आपको ये सोचना है आर को आप कहां पे रखें कि ये जो एस है आर के लेफ्ट में होना चाहिए, तो आर रहेगा यहां पे। ठीक है, आर का लेफ्ट साइड हो गया इधर और आर के लेफ्ट में कौन आ गया, एस। उसी प्रकार जे जो है पी के दाएं है, एक ही प्लेस बाकी रह गया है, तो जे कहां पे आ जाएगा, यहां पे, जो कि है पी का राइट। उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं आर जे से तथा जेड टी से अपना स्थान बदल लेता है। ठीक है, कौन कौन परिवर्तित कर रहे हैं, आर और जे, तो जे के स्थान पे आर को ले आइए और आर के स्थान पे जे को बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, जेड और टी, तो टी आ जाएगा यहां पे, जेड आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट। अब आपको पूछ रहे कौन जेड के दाएं बैठी है। ठीक है, जेड के दाएं कहने का मतलब जेड के राइट में, जेड के राइट में कौन दिखाई दे रही है आपको, एस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, एस। ठीक, अगला क्वेश्चन 28 आप देखेंगे तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या है आपका, सेम है, सिर्फ अंतिम लाइन में जो मूल प्रश्न दिया गया है वो बदल दिया गया है। अब आपको पूछा जा रहा है कौन P के विपरीत बैठी है, हु इज सिटिंग एग्जैक्ट अपोजिट टू P, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां से आप देख लीजिए P के अपोजिट में कौन बैठी हुई है, अभी Z आ गई यहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हमारा आंसर आ जाएगा Z। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ के देखिए, फिर से इसमें पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका क्या है, सेम है। अंतिम में जो मूल प्रश्न दिया गया है वो बदल दिया गया है और आपको पूछा गया है कौन आर के विपरीत बैठी है। ठीक है, आर के विपरीत कौन बैठी हुई है, फिर से यहाँ पे एस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एस, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपने बिल्कुल सही बनाए होंगे और आपका आंसर भी पूरा का पूरा यही आया होगा, एस, जेड एंड एस। क्लियर। अब एक ही क्वेश्चन आपका बचा रह गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है ये सवाल। ठीक है, बस आपको वो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज दिया गया है वर्ड, उसके बारे में सोचना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 30।
8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हुए हैं। अरेंजमेंट क्या है? सर्कुलर। कैसे बैठे हुए हैं? दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दक्षिणावर्त कहने का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, 8 लोगों को इसमें बैठाना है तो 8 सीट का इंतजाम हम कर लेते हैं। ये हो गया भाई। ठीक है, 8 सीट का अरेंजमेंट हमने कर लिया। 8 दोस्तों को इसमें कैसे बैठाना है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कहने का मतलब घड़ी के सुई के चलने की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस प्रकार से। मतलब एक पॉइंट से हमको शुरू करना है और उस पॉइंट से सभी को लगातार कैसे बैठाना है? आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाना है। अब वही पॉइंट आपको देखना है कि कहां से आप बिठाना शुरू करोगे, उसके बारे में देखते हैं यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। यदि ई उत्तर में बैठा है तो ई कौन से डायरेक्शन में बैठा हुआ है? नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो डायरेक्शन का लॉजिक इसमें मिक्स हो गया। और आपको पता है यदि हम बोर्ड या पेपर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन हम मेंशन करते हैं। ये टॉप में होता है आपका नॉर्थ, उसके अपोजिट में होता है साउथ, ये हो जाता है आपका ईस्ट, ये हो जाता है कौन? वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन हम कुछ इस प्रकार से मेंशन करते हैं। अब आपको दिया गया है ई का पोजीशन कि वो कहां है? उत्तर में है। तो यहां पे कौन आ जाएगा? ई आ गया यहां पे। ठीक है, ई आ गया। अब शुरुआत कहां से हुआ होगा? ए से हुआ होगा बैठने का। ठीक है, और ए से आपको लगातार कहां जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। मतलब अगर हम ए की शुरुआत यहां से करते तो यहां पे बी सी डी ई एफ जी एच कुछ इस प्रकार से बैठे होते लगातार ये। लेकिन ई को बोला गया है आपको नॉर्थ में बैठा हुआ है, तो ए से लेके डी तक कहां जाएंगे? इसके पहले आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा डी, ये सी, ये बी और ये ए। ठीक है, मतलब यहां से आपने शुरू किया बिठाना और ये चले गए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से। समझ आया क्वेश्चन का फॉर्मेट? अब आगे बाकी लोगों को बैठाते चले जाइए। एफ जी और एच, ये 8 लोगों को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठा लिया है। और जिसमें क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ई का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। तो ई बिल्कुल नॉर्थ में ही बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। बी किस दिशा में है आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, बी किस दिशा में है? किसी अन्य पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछा है क्या? नहीं, सिंपली आपको क्या पूछा है? बी किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो आप बी को टारगेट कर लीजिए, कहां पे है? यहां पे है भाई बी। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन आप यहां पे इमेजिन करें तो इसको हम लेंगे क्या? नॉर्थ। ये हो जाएगा वेस्ट, ये होगा साउथ और ये होगा ईस्ट। यहां से आप देख सकते हैं बी कौन से डायरेक्शन में है आपका? साउथ वेस्ट। कहने का मतलब क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा। ये इस क्वेश्चन का क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, तो एक ही शब्द था इसमें जिसको आपको समझना था, वो था दक्षिणावर्त। इसका मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी की बजाय में हिंदी में एक दूसरा शब्द होता है वामावर्त। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये सब शब्दों से मैं आपको परिचित करा चुका हूं डायरेक्शन चैप्टर में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट अब हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो आपके नोट्स में और भी जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, उसको भी अभी हम क्लास के दौरान ही सॉल्व करने वाले हैं और उसमें क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, और जिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि सर ये जो आप नोट्स की बात कर रहे हो कहाँ मिलेगा, तो भाई आप जिस भी कोर्स में रजिस्टर हो उसके आप कंटेंट सेक्शन में जाइए, उसमें टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल्स में आपको रीजनिंग के चैप्टर नंबर 13 में ये नोट्स बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, 13 या 14 आप देख लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का नाम है, उसमें पूरे के पूरे आपको ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, अभी जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। इस लाइन से आपको क्या समझ आया? 8 व्यक्ति हैं। सिटिंग अरेंजमेंट क्या है आपका? सर्कुलर फॉर्म है।
ठीक है, मतलब एक वृत्त के अंतर्गत आपको 8 लोगों को बिठाना है। कैसे बैठाया जाता है 8 लोगों को एक वृत्त में, अभी तक आप भली भांति जान चुके हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन दिया गया है 8 मित्रों में से 4 कार चलाते हैं और 4 क्या चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। ठीक है, 8 में से 4 कार चलाने वाले हो गए, बाइक चलाने वाले हो गए। इनको कैसे बैठाना है, आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा ही उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि हम पहले एक क्वेश्चन किए हुए थे कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं बैठी हुई है, जिसमें 2 महिलाएं अगल बगल नहीं बैठी हुई। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 4 कार चला रहे हैं, 4 बाइक चला रहे हैं, और कार चलाने वाले कोई भी 2 व्यक्ति लगातार नहीं बैठे हुए, मतलब एक कार चलाने वाले बैठेगा, फिर बाइक चलाने वाला आएगा, फिर कार चलाने वाला आ जाएगा, फिर बाइक चलाने वाला आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, तो एक सर्कल मैं पहले बना लेता हूं। ये लीजिए 8 लोग कुछ इस प्रकार से इसमें बैठेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब लिखा हुआ है ए जो कार चलाता है एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए क्या चला रहा है, कार चला रहा है। कहां बैठा हुआ है, एच के लेफ्ट में तीसरे पोजीशन पे बैठा हुआ है। ये चीज क्लियर हुआ। ए जो कार चला रहा है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर इसमें से कौन कार चलाने वाले हैं, कौन बाइक चलाने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आपको पता है ना, ए और एच का पोजीशन आप फिक्स कर सकते हो। आप सबसे पहले बना लो ए को यहां पर। ठीक है, ये लीजिए ए को आप यहां पर बना लो, और ए क्या चला रहा है, कार चला रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक रेड सर्कल बना रहा हूं। जिस भी एरो में रेड सर्कल लगा हुआ है वो सब क्या है, कार चलाने वाले हैं। और क्योंकि कार चलाने वाले 2 व्यक्ति लगातार नहीं बैठे हुए हैं, तो यहां पे कार चलाने वाला है, तो यहां पे नहीं आएगा। कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। उसके बाद वो यहां पे आ जाएगा, फिर एक कार चलाने वाला व्यक्ति यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये अलग से दिखने लग गए आपको। उसी प्रकार यहां पे मैं कर देता हूं, आपका ब्लू सर्कल कर देता हूं। ये सब क्या है, बाइक चलाने वाले हैं। अब दिखने लग जाएंगे अलग अलग आपको। अब देखिए ए का पोजीशन आपको बताया गया है किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में। तो ए को हमने फिक्स कर लिया है और बोला गया है ए एच के लेफ्ट में 3rd पोजीशन पे बैठा हुआ है। ये बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो एच को आप कहां पे रखोगे कि ये जो ए है उसके लेफ्ट में 3rd पोजीशन पे होगा, तो एच डेफिनेटली आएगा यहां पे, क्योंकि एच का लेफ्ट साइड है इधर, और लेफ्ट से ये 1st, 2nd और 3rd पे कौन आ गया, ए। और एच क्या चला रहा है, बाइक चला रहा है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से लिखा हुआ है। अगला इंफॉर्मेशन है जी जो बाइक चलाता है। ठीक है, जी क्या चला रहा है, बाइक चला रहा है। बाइक चलाने वाले कौन है, ये ब्लू मार्कर वाले हैं। ठीक है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, जी बाइक चलाता है और ई के राइट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो जी को आप यहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से ई कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ई के 2nd राइट में कौन हो गया, जी हो गया है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जी अगर यहां पे रहेगा तो ई कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 2 जगह पे आप बैठा सकते हो ना। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस लाइन तक कि जी यहीं पर ही आएगा और ई यहां पर ही आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन अगर दिया हो तो एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। ठीक है, एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। लिखा हुआ है एफ कार नहीं चलाता है, और अगर एफ कार नहीं चलाता है तो एफ क्या चलाएगा, बाइक चलाएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है आपको, बी एफ के बाजू में बैठा हुआ है, एच के नहीं। बी किसके बाजू में बैठा हुआ है, एफ के, एच के नहीं। और एच अगर यहां पे आ गया है तो बी यहां पे नहीं आ सकता, और बी यहां पर भी नहीं आ सकता है। एक पर्सपेक्टिव हम लेके चलते हैं कि जी यहां पर है और ई यहां पर है। ठीक है, जी यहां पर है और ई यहां पर है। फिर से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए। अभी ना तो एफ है ना तो सी है। आगे पढ़ते हैं, एफ कार नहीं चलाता है, और अगर एफ कार नहीं चलाता है तो एफ क्या चलाएगा, बाइक चलाएगा। अब बाइक चलाने वाले के लिए सिर्फ एक ही स्थान खाली बचा रह गया है, वो है ये। ठीक है, अब एफ व सी क्या बैठे हुए हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं, तो सी यहां पे भी आ सकता है, सी यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, अब आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, बी एफ के बाजू में बैठा हुआ है, एच के नहीं। एफ के बाजू में बैठने के 2 तरीके हो सकते हैं कि बी यहां पे रह ले, यहां पे रह ले, लेकिन अगर बी को हम यहां पे रखेंगे तो एच के बाजू में आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो बी को हम बैठा लेंगे यहां पर, और एक लाइन आपको दिया गया है, एफ व सी अगल बगल बैठे हुए हैं। ठीक है, एफ व सी
अगल बगल बैठे हुए हैं, तो F के बाजू में बैठने के लिए सिर्फ ये वाला पोजीशन बचा रह गया है, जहां पे कौन बैठ जाएगा, C, जो कि क्या चला रहा है, कार चला रहा है। अब एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए 8 में से 7 व्यक्तियों को आपने उनके स्थानों पर बैठा लिया है, एक व्यक्ति जिसका नाम आना बाकी रह गया है, उसके लिए सिर्फ एक सीट खाली रह गया है। अब आपको यह देखना है वो व्यक्ति कौन है। आपके पास ए से लेके एच तक व्यक्ति थे, यहां पे कौन नहीं आया है, डी नहीं आया है, तो डी कहां पे बैठ जाएगा भाई, यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो बहुत ही आसान होते हैं बनाने के लिए, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, इसमें मेन क्या होता है आपका, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना, ये अरेंजमेंट कंप्लीट करना। क्लियर है। अब इस अरेंजमेंट के बाद में अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाए, आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाए, सब के सब क्या रहते हैं, बहुत ही आसान रहते हैं। और इस अरेंजमेंट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, E के संबंध में F का स्थान कौन सा है, पोजीशन ऑफ F विथ रेस्पेक्ट टू E इज, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो E और F को आप देख लो कहां कहां पे है, ये है E, ये है F। आप इधर से भी बता सकते हो, उधर से भी बता सकते हो, ठीक है। राइट नेबर है क्या, नहीं है, ठीक है। F का पोजीशन बताना है, E के रेस्पेक्ट में जस्ट इमीडिएट राइट में है क्या, नहीं है। दाएं को तीसरा ये बोल रहे हैं, तो दाएं तो इधर हो गया E का, ठीक है, तो दाएं को तीसरा तो है नहीं। इधर से आप देखो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो ई का लेफ्ट साइड कौन सा है, इधर, तो इधर से फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट पे बेस्ड आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पर। दूसरा देखिए, डी के बारे में क्या सत्य है, ये आपको पूछ रहे हैं, किसके बारे में, डी के बारे में, ठीक है। तो देख लो डी कहां पे है, यहां पे है। डी क्या चलाता है, बाइक चलाता है, गलत बात है। डी क्या है, कार चलाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये रेड वाले सर्कल में आ रहा है, ठीक है। एच और ई डी के अगल बगल बैठे हुए हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। डी के अगल बगल में एच और जी बैठे हुए हैं, ई नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद एच डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। अब चौथा विकल्प दिया गया है आपको, डी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बिल्कुल ये बात सही है। डी का लेफ्ट साइड कौन सा है, ये, और सॉरी सी का लेफ्ट साइड कौन सा है, इधर, और सी के लेफ्ट में ये फर्स्ट और ये सेकंड पोजीशन पे कौन है, डी, ठीक है। तो डी इज सेकंड लेफ्ट फ्रॉम सी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो यहां पे आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन से सदस्य जोड़े बाइक चलाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से सदस्य जोड़े बाइक चलाते हैं, तो बाइक कौन कौन चला रहे हैं, एफ, ई, जी और एच, ये चारों क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। आप देखिए एफ और डी चला रहे हैं क्या बाइक, नहीं, डी तो कार चलाने वाला है, ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। बी और डी कार चलाने वाले हैं, हमको बाइक चलाने वाले के बारे में पूछ रहे हैं। ई और एच, ठीक है, यहां पे देखिए ई और एच, ये दोनों पेयर ऐसे हैं जो बाइक चलाते हैं, तो क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ई और एच, ये क्या है, पेयर जो बाइक चला रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न में से 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक इनसे असमान है, उसको आपको बताना है कि कौन अलग है। फाइंड द ऑड वन वाली कंडीशन यहां पे आ गई, और ऑप्शन दिया गया है आपको क्या, बी, ए, ई और सी। यहां पे आप देखिए बी, ए, ई और सी में कौन अलग होगा, ये ई अलग हो जाएगा। ई क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या चला रहा है, बाइक चला रहा है, और ए, बी और सी क्या चला रहे हैं, तीनों के तीनों कार चला रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ई इनसे अलग हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको पूछा गया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यदि 8 मित्रों को ए से आरंभ करके घड़ी से विपरीत दिशा में वर्णानुक्रम, घड़ी से विपरीत दिशा कहने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, वर्णानुक्रम कहने का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, इसमें बैठाया जाए तो कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। शुरुआत कहां से करना है आपको, ए से करना है। चलिए इसको मैं यहां पे बना देता हूं, पहले मैं एज इट इज इस स्ट्रक्चर को लिख देता हूं। ये कुछ इस प्रकार है, ए, ई, बी, एफ, सी, एच, डी,
और जी, ये कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या बोला है, 8 मित्रों को ए से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर आपको जमाना है तो कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, आपको पूछ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा। कहां से शुरू करना है, ए से शुरू करना है, तो ए तो यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, शुरुआत ए से हो रहा है तो ए तो यहीं पर ही रहेगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, बोला है ना, वर्णानुक्रम में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे आएंगे। तो आप लिखना शुरू कीजिए, बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो आपको बताना है कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां पे अब आप देखिए, ए से तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ए से तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ए तो अपने पोजीशन पर ही रहेगा, तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो क्या है, रेफरेंस है। उसके बाद में आपको देखना है कितने का स्थान अपरिवर्तित है। तो यहां पे देखो जी है तो यहां पे बी है, डी है तो सी है। आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एफ ओरिजिनल अरेंजमेंट में जिस पोजीशन पे था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने के बाद भी उसी पोजीशन पर ही ऑक्यूपाई हुआ है। तो सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा इस प्रकार के अरेंजमेंट करने के बाद में। ठीक है, और वो पर्सन कौन है, एफ। क्लियर है। तो इस अरेंजमेंट पे बेस ये 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, और अरेंजमेंट बनने के बाद में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होते हैं। कठिन कब बनते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्या माने जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी माने जाते हैं। अगर आप शब्दों में ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समय लगेगा, हो सकता है आपसे बने भी ना। और अगर आपको लगता है कभी कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है आपसे और आपने अरेंजमेंट पूरा बना लिया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़िए। अगर आपसे अरेंजमेंट बन गया है तो बिल्कुल आप इसके बेस्ड पर पूछे गए सभी प्रश्नों को बनाने के काबिल हो। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी यहां पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बनाने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वर्गाकार मेज। वर्गाकार मेज कहने का मतलब क्या हो गया, अब आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के चारों कोनों पर हैं। ठीक है, जब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको शुरू दिन बताया था कि जब तक क्वेश्चन में बोल के आपको नहीं देगा कि कॉर्नर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तब तक आपको कॉर्नर में किसी को नहीं बैठाना है। लेकिन यहां पे आपको बोला जा रहा है कि इस अरेंजमेंट में 8 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और बचे हुए 4 व्यक्ति कहां आ जाएंगे, साइड्स के बीच में, भुजाओं के मध्य में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 8 सीट का अरेंजमेंट कर लेते हैं कि कैसे हमको बैठाना है। ये हो गया आपका स्क्वायर अरेंजमेंट, 4 इस प्रकार बैठेंगे भुजाओं के मध्य में, और 4 बैठेंगे इस प्रकार। ठीक है, 8 लोग कुछ इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करते हैं। ए एफ के दाएं से दूसरा है, ए एफ के दाएं से क्या है, दूसरा है। तो हम फिक्स कर लेते हैं किसको, एफ को। एफ के राइट साइड से सेकंड प्लेस पे कौन है, ए है। ठीक है, अब आप ये मत पूछना कि सर आपको कैसे पता चला कि एफ यहीं पे ही बैठेगा और ए यहां पे आएगा। भाई वो चीज आपको फिक्स कर रहे हैं, आप चाहो तो एफ को यहां पे बैठा लो। ठीक है, एफ को आप यहां पे बैठा लो, ए यहां पे आ जाएगा। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा क्या बनता है, एक लूप सेम बनता है। ठीक है, अरेंजमेंट अगर सही है तो जो पर्सन एक अरेंजमेंट में दूसरे पर्सन के सेकंड राइट में है, किसी और के अरेंजमेंट में सेकंड राइट पे ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये दिखने में अलग हो सकता है लेकिन एक दूसरे का राइट लेफ्ट जो है सेम रहता है सबके में। क्लियर है। तो जिस व्यक्ति का पोजीशन आपको फिक्स रहता है उसको मान के एक दूसरे को आप प्रोजेक्ट करो। इसी चैप्टर का पूरा नाम क्या है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट। पूरा इस चैप्टर में यही काम आपको करना है। क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, अभी तो फिलहाल मैंने इसको माना था, लेकिन ये जो मैं इमेजिन किया हूं ये पूरा का पूरा सही भी हो गया है। आपको दिया गया है एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। एफ जो है मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, तो भुजा के मध्य कहने का मतलब ये साइड में बैठा हुआ है, तो एफ यहीं पर ही है बाय डिफॉल्ट। और एफ के रिस्पेक्ट में सेकंड राइट पे कौन आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है, जी नाम का पर्सन जो है किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, मतलब जी यहां 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 इसमें से कहीं पर भी नहीं बैठा हुआ है, मतलब वो या तो यहां है या तो यहां पे है।
ठीक है, और लिखा हुआ है डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, मतलब डी के सेकंड राइट पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सोचना है जी को आप यहां पे रखो कि यहां पे रखो कि वो डी के सेकंड राइट में हो। तो जी को अगर मैं यहां रखूंगा और डी को यहां रखूंगा तो डी का राइट साइड हो जाएगा ये, और डी के सेकंड राइट में कौन बैठ गया, जी बैठ गया। ठीक है, अब 4 लोग बचे रह गए हैं और वो चारों के चारों कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, कॉर्नर वाले सीट पे। ठीक, लिखा हुआ है डी और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, डी और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन ब्रैकेट लिखा हुआ है एक भुजा से लेकर, मतलब कोई भी एक साइड से आप काउंट करो तो उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर आप इधर से काउंट करो तो बी या तो यहां पे आएगा, और अगर आप इस साइड से काउंट करो तो बी यहां पे आना चाहिए। ठीक है, तभी तो डी और बी के मध्य में यहां पे 2 व्यक्ति हुए, डी और बी के मध्य में यहां पे 2 व्यक्ति हुए। अब दोनों में से कोई सा एक परसेप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, देखते हैं आगे कौन सा सही हो पाता है। अगला लाइन लिखा हुआ है सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है, सी जो है जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है, कहने का मतलब सी नाम का पर्सन यहां पे नहीं आ सकता है, सी नाम का पर्सन यहां पे भी नहीं आ सकता है। ठीक है, एच बी के लेफ्ट से दूसरा है, एच जो है बी के लेफ्ट से क्या है, दूसरा है। ठीक है, ये चीज भी हम देख लेते हैं आगे कहां पे प्रोजेक्ट करेंगे। अगला लाइन लिखा हुआ है ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है, ई जो है जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है, कहने का मतलब जी के बगल में कौन नहीं आ सकता, यहां पे ई नहीं आ सकता, ई यहां पे भी नहीं आ सकता है, और ई यहां पे भी नहीं आ सकता है। अब ई इन तीनों स्थान पर नहीं आ सकता है तो ई डेफिनेटली कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये चीज फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ई का अरेंजमेंट हमने कर लिया है, सी इन दोनों स्थान पर नहीं आ सकता है। ठीक है, 3 स्थान बचे रह गए हैं जिसमें से सी इन दोनों स्थान पर नहीं आ सकता है, तो सी कहां पे आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा। अब देखते हैं बी या तो यहां पे होना चाहिए था या तो यहां पे होना चाहिए था, तो यहां पे तो अब आ नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे सी आ चुका है, तो बी डेफिनेटली कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और इस डायरेक्शन से अगर आप लोग एक भुजा से, तो डी और बी के मध्य में कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, कौन बचा रह गया इंट्रोड्यूस होने के लिए, आप देख सकते हैं यहां पे एच बी के बाईं ओर से दूसरा है, तो एच कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और बी के लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन पे हो गया, ये सेकंड पोजीशन पे हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस स्क्वायर अरेंजमेंट में 8 लोगों को अच्छे तरीके से बैठा लिया है, जैसा कि हमको क्वेश्चन में गाइडलाइन दिया गया था। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, लिखा हुआ है दी गई बैठक व्यवस्था के आधार पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, और क्वेश्चन लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल पेयर के रूप में, ये लिखा हुआ है ए ई ई एच एच एफ, देन लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए ए ई क्या है, लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर सदस्य हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ई और एच। ठीक है, ई पे शुरू हुआ, ई पे खत्म हुआ था, ई से शुरुआत हुआ। अब इन दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं था, अभी ई और एच के बीच में कितने पर्सन है, 1। ठीक है, फिर H पे अंत हुआ तो H से शुरू हुआ यहाँ पे, H के बाद लिखा हुआ है F, H और F के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पे 2। ठीक है, अब पैटर्न के हिसाब से पहला व्यक्ति तो F ही रहेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई पर्सन नहीं था, इनके बीच में 1 पर्सन है, इनके बीच में 2 पर्सन है, तो F के बाद में 3 पर्सन को आप ड्रॉप कर दो और यहाँ पे आ जाएगा D। ठीक है, तो F के साथ में क्या पेयर बनेगा, D का पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 में सी के रेस्पेक्ट में एफ का पोजीशन कौन सा है। ठीक है, तो सी है यहां पर और एफ है यहां पर, तो सी के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट। तुरंत दाएं में कौन है, एफ, किसके, सी के। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है उपयुक्त व्यवस्था में निम्न में से 3 में क्या है, समानता है, इनमें से कौन व्यक्ति इस समूह में नहीं आता है, यह आपको पूछा जा रहा है। और वो 4 व्यक्ति का नाम दिया हुआ है आपको, डी, ए, ई और एफ। ठीक है, डी, ए, ई और एफ। तो यहां पे देखो डी यहां पे है, ए यहां पे है, एफ यहां पे है, ई इनसे अलग हो गया, क्यों, ई कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और ये तीनों कहां बैठे हुए हैं, भुजाओं के मध्य में बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपको ए से वामावर्त दिशा में, वामावर्त कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ए से वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिना जाए तो ए और एच के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो ए कहां पे है, यहां पे है। वामावर्त कहने का मतलब किधर चले जाएंगे हम, इस ओर चले जाएंगे, घड़ी से चलने की उल्टी दिशा में। तो ए से एच की ओर अगर आप जाएंगे तो ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ और ए के ठीक मध्य एग्जैक्ट सेंटर में कौन बैठा है। एफ है कहां पे, यहां पे, ए कहां है, यहां पे, इन दोनों के मध्य एग्जैक्ट सेंटर में कौन बैठा हुआ है, सी। तो इस अरेंजमेंट पे बेस्ड जो आपको 5th क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यहां पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए, क्योंकि आज भी हम 4-5 अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनना ही चाहिए। तो थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन बनाइए, देन उसके बाद वीडियो वापस प्ले करके क्या कीजिएगा, आंसर और अरेंजमेंट अपना मैच कीजिएगा। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन काफी जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके, मतलब सेंटर फेसिंग में एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक है। ये लाइन अगर आपको नहीं भी दिया होगा तब भी आपको यही मान के चलना है कि जिस क्रोनोलॉजी में ये पर्सन अपीयर हुए हैं उसी क्रोनोलॉजी में तो नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के रेफरेंस में ही आएंगे। कैसे आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करते हैं। एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। चलिए इंफॉर्मेशन तो हम पढ़ लेंगे, पहले हम सीट्स बना लेते हैं। एक वृत्त में 8 लोगों को किस प्रकार से बैठाना है ये आप काफी अच्छे से जानते हैं। तो ये 8 सीट हम बना लिए हैं। एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर, ठीक है, और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो एफ को तो मैं यहां पे बना लेता हूं, ठीक है, क्योंकि एफ को मेरे को 2 लोगों के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्ट करना है। और यहां पे एफ के बारे में 2 इंफॉर्मेशन दिया गया है अलग अलग, क्योंकि 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन के बीच में कौन से शब्द से ज्वाइन किया गया है, और यानी एंड की कनेक्टिविटी है। तो ये इंफॉर्मेशन जो अलग अलग है, ए के बाएं को चौथे स्थान और सी के दाएं को दूसरे स्थान, दोनों किसके लिए है, एफ के लिए। तो अब आपको सोचना है ए को आप कहां पे रखो कि ये जो एफ है इसके 4th लेफ्ट में होना चाहिए। तो ए रहेगा कहां पे, यहां पे, क्योंकि ए का लेफ्ट साइड हो जाएगा इधर, और लेफ्ट से 1st, 2nd, 3rd और ये 4th पे कौन हो गया, एफ, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। और ये जो एफ है सी के 2nd राइट में होना चाहिए। तो सी को सिंपली आप यहां पे रख दीजिए, सी का राइट साइड ये होगा, 1st और 2nd कौन हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अगला लाइन पढ़िए, बी ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है। बी ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है, तो बी आ जाएगा कहां पे, यहां पे, और ए जी की दाएं बगल में है। ए जो है किसके नेक्स्ट राइट में है, जी के। तो जी का राइट, जी को अगर मैं यहां पे रखूंगा तो जी के नेक्स्ट राइट में कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। अब लिखा हुआ है ई जो है बी के बाजू में नहीं है। ई कहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि बी का पड़ोसी वो नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है। और डी के बाएं चौथे स्थान पर है, डी के बाएं चौथे स्थान पर है कौन, ई। तो डी को अगर मैं यहां पे रखूंगा तो डी का लेफ्ट साइड हो जाएगा इधर, 1st, 2nd, 3rd और 4th, यहां पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक ही ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल बन रहा था जहां पे मैं डी को रखता तो बी जो है चौथे स्थान पर होता। अगर मैं डी को यहां पे रखूं तो डी से 1st, 2nd, 3rd, 4th पे तो जी बैठा हुआ है, तो बी को रखने का तो मार्जिन ही नहीं है वहां पे, ठीक है। अब यहां पे 8 में से 7 व्यक्तियों को हमने बिठा लिया है। एक सीट जो खाली बचा रह गया है, जिस पर्सन का नाम अभी तक नहीं आया है, उसके लिए सीट खाली रह जाएगा। आप देख लीजिए कौन है वो पर्सन, ए बी सी डी, ई अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो ई अगर यहां पे नहीं है तो ई कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये इस प्रकार से अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बेस पे आपको एक दो जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, है ना, वो करवाने की जरूरत है। हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ए के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है, अपोजिट ऑफ ए कौन है यहां पे, एफ, ठीक है। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था डी का
इमीडिएट राइट कौन है, मतलब डी का दायां पड़ोसी कौन है, तो डी के इमीडिएट राइट में अगर आप देखोगे तो कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो इस अरेंजमेंट पे बेस्ड आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यों पूछे गए थे? क्योंकि आपसे भी ये क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो गया होगा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं, ना तो कोई दूसरे पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ए के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है। डी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो बी। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी अब हमारा सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन अब जो हम करने वाले हैं वो एक नई वैरायटी का है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है 8 लोग 4-4 लोगों की 2 समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल के लोगों में समान दूरी है। ठीक है, इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन में, ठीक है, इस पूरे के पूरे लाइन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 8 लोग हैं जिसमें से 4-4 जो है अलग अलग पैरेलल लाइंस में बैठे हुए हैं और दोनों में समान दूरी है। ठीक है, पैरेलल लाइंस कहने का मतलब अब ना तो अरेंजमेंट आपका सर्कुलर है, ना रेक्टेंगुलर है, ना ही क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, पैरेलल लाइंस वाली बात आ गई है। और पैरेलल लाइंस में अरेंजमेंट कैसे किया जाता है मैं आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था, जब मैंने आपको किस प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं इस चैप्टर में उसके बारे में ओवरव्यू दिया था तब। ठीक है, चलिए अब पंक्ति 1 में ए बी सी डी और पंक्ति 1 में ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक, उसके बाद पंक्ति 2 में ई एफ जी और एच बैठे हुए हैं और सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं अभी हम। पैरेलल लाइंस में बैठे हुए हैं 8 लोग, कैसे, 4-4। रो 1 में कौन कौन बैठे हुए हैं भाई, ए बी सी और डी। रो 2 में कौन कौन बैठे हुए हैं, ई एफ जी और एच। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सीट्स बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और आप यहां से देखना पैरेलल लाइंस में अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। ये हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें पंक्ति 1 कौन सा है और पंक्ति 2 कौन सा है। ठीक है, तो ये देखो, ये लोग जो देख रहे हैं ये कौन से फेसिंग में है, आपके नॉर्थ फेसिंग में है। ये इस पंक्ति के लोग पूरे के पूरे कहाँ हैं, नॉर्थ फेसिंग में है। और इस पंक्ति के लोग दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। रेफरेंस क्या है, वही डायरेक्शन जो आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, अगर इस ओर कोई देख रहा है तो ये नॉर्थ फेसिंग में हो गए, इधर वाले वेस्ट, ये ईस्ट, और ये कौन हो गए, साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग में एरो कहाँ रहता है, डाउनवर्ड्स रहता है, तो नीचे की ओर देख रहे हैं, ये लोग साउथ फेसिंग में आ गए। नॉर्थ फेसिंग में एरो अपवर्ड्स रहता है, तो ऊपर की ओर जो देख रहे हैं वो नॉर्थ फेसिंग में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पंक्ति 1 में जो है, रो 1 में है, वो सब के सब किधर है, साउथ फेसिंग में है। तो ये क्या हो गया हमारा रो 1, ये क्या हो गया रो 1, और ये नॉर्थ फेसिंग वाले कौन हो जाएंगे, रो 2। मतलब ये रो 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन आएंगे, ई एफ जी और एच ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से ही क्लियर दे दिया गया है कि रो 2 में ई एफ जी और एच आएंगे, इसमें ए बी सी डी में से कोई भी नहीं आ सकता है। उसी प्रकार रो 1 में ए बी सी डी आएंगे, ई एफ जी एच वहां पे नहीं आ सकता है। इस चीज का आप अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये लाइन भी लिखा हुआ है कि इस बैठक व्यवस्था में एक पंक्ति के व्यक्ति का मुंह दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की मुंह की ओर है। तो यहां पे देखो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये भी और ये भी। ठीक, आगे पढ़िए। जी नाम का जो व्यक्ति है ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। जी नाम का जो व्यक्ति है ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, मतलब रो 2 की बात हो रही है। ठीक है, रो 2 की बात हो रही है। तो ई के दाएं को दूसरे स्थान में बैठने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। ई अगर यहां पे है तो जी यहां पे आ जाएगा, और एक सिचुएशन रहेगा जब ई यहां पे है तो जी कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। जिसका मुंह ई की ओर है वह सी के दाएं बगल में बैठा हुआ है। जिसका मुंह ई की ओर है कहने का मतलब, अगर हम ये मान के चले कि ई अभी यहां पे है, ठीक है, हम मान लेते हैं, इस पर्सपेक्टिव को हम सही लेकर चलते हैं पहले, और मान लेते हैं जिसका मुंह ई की ओर है,
ठीक है, मतलब यहां पे जो व्यक्ति बैठा होगा उसका मुंह ई की ओर है, वह किसके दाएं बगल में बैठा हुआ है, किसके राइट में है, सी के राइट में है। सी कौन सी पंक्ति का पर्सन है, पंक्ति 1 का पर्सन है। तो सी को अगर मैं यहां पे रखूंगा तो सी के राइट में ये ई के सामने वाला व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट करना था। आगे पढ़िए, ए का मुंह ई की बगल में बैठे व्यक्ति की तरफ है। ए का मुंह ई की बगल में बैठे व्यक्ति की तरफ है। अब ई की बगल में ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, तो ई की बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह किसकी तरफ होना चाहिए, ए की तरफ होना चाहिए। और ए किस पंक्ति का व्यक्ति है, इस पंक्ति का व्यक्ति है। तो यहाँ पे तो सी बैठा हुआ है, कहने का मतलब ए को हम कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। और ये लाइन कैसे सेटिस्फाई होगा, ए का मुंह ई की बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ है। अब थोड़ी देर के लिए आप यहीं पे सोचिए, ई को अगर मैं यहां पे बना लेता, ठीक है, ई को अगर मैं यहां पे बना लेता तो सी आता यहां पे। अब ए को प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे पास में इधर स्पेस ही नहीं था, इसलिए ये वाला पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ई को यहां पे मान रहा था और उस हिसाब से जी यहां पे आ रहा था, ये पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ई डेफिनेटली यहीं पे रहेगा और जी यहीं पर ही रहेगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एच उस व्यक्ति के बाएं बगल में बैठा है। ठीक है, एच उस व्यक्ति के बाएं बगल में बैठा हुआ है जिसका मुंह डी की ओर है। तो अब आपको प्रोजेक्ट करना है कि एच कहां पे है। ठीक है, और एक चीज और लिखा हुआ है, एच रेखा के अंतिम छोर पे नहीं है। अब एच किस व्यक्ति का, किस पंक्ति का व्यक्ति है, रो 2 का व्यक्ति है। और बोला जा रहा है एच जो है अंतिम छोर पे नहीं है, तो एच डेफिनेटली कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 4 व्यक्ति आने थे जिसमें से 3 व्यक्ति आप लेके आ गए हैं, बचा रह गया है कौन, एफ, जो कि यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब एच और डी के रेस्पेक्ट में क्या जानकारी दी गई है ये देखिए। एच उस व्यक्ति के बाएं बगल, बाएं बगल कहने का मतलब होता है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है जिसका मुंह डी की ओर है। तो डी की ओर मुंह किसका हो जाएगा, जी का हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, कैसे हुआ, एच जी के बाएं बगल में बैठा हुआ है जिसका मुंह किसकी ओर है, डी की ओर है। समझ आया ये चीज। अब यहां पे आप देख सकते हैं इस रो में भी 4 लोगों को आपको बैठाना था जिसमें से 3 लोग एग्जैक्टली बैठ चुके हैं अपनी जगह पे। तो चौथा व्यक्ति कौन हो जाएगा यहां पे बैठने वाला, बी। तो ये अरेंजमेंट हमारा हो गया क्या, कंप्लीट। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारा हो गया क्या, कंप्लीट। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसमें से आप देखिएगा एच के, एफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, तो आपको लगता है जब आप बनाते नहीं अरेंजमेंट को अच्छे से तो आपको लगता है कि सर इसमें तो डेटा इनसफिशिएंट आना चाहिए आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर उसने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन में डेटा इनसफिशिएंट, इनमें से कोई नहीं, जैसे प्रश्न नहीं है, विकल्प नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को समझने में, ये मान के चलिए। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्त, तुरंत क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और देखना है कि कहां से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो ताकि आपका अरेंजमेंट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो मैं अभी बता देता हूं आपको। आपको पूछा गया था पंक्ति 2 में। ठीक है, मतलब रो 2 में एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठे हुए हैं, मतलब अंतिम छोर पे कौन कौन बैठे हुए हैं। तो कौन कौन बैठे हुए हैं, एफ और जी। सेम क्वेश्चन पूछा गया था रो 1 के लिए कि रो 1 में पंक्ति के अंतिम छोर पे कौन कौन बैठे हुए हैं, तो ए और डी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपको बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है। ठीक है, बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो यहां से आप देख सकते हैं बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, ई। उसी प्रकार आपको यहां पे पूछा गया था कि डी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो डी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो ये 4 सरल प्रश्न जो है इस अरेंजमेंट पे बेस्ड आपको पूछे गए थे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ में ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। एक पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको इस मेरे नोट्स में और मिलेगा, वो आप स्वयं से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपसे वो क्वेश्चन ना बने या बनने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपके पास इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए संपर्क करके अपने डाउट का निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जल्द मिलूंगा मैं आपसे अगले चैप्टर के साथ में, जल्द। तो अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।